गुड मॉर्निंग। आईएएस की तैयारी में आप सबका स्वागत है। आज हम 3 जुलाई 2020 के इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल्स को डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले ये स्लाइड में हम देख लेते हैं हम कौन कौन से आर्टिकल्स आज डिस्कस करेंगे। तो ये जो पहला आर्टिकल है ये इंडिया और चाइना के बारे में है। लाइक जैसे कि चाइना की कैसे उसकी असर्टिवनेस बढ़ रही है, हर जगह पे वो यूएसए के साथ उसके इश्यूज़ चल रहे हैं, साउथ चाइना सी में उसके इश्यूज़ चल रहे हैं, हर जगह उसके इश्यूज़ चल रहे हैं। उसके बारे में डिस्कस किया कि चाइना कैसे अपनी असर्टिवनेस को इंक्रीज़ कर रहा है। तो उसमें ये बताया गया है कि आप किस तरह से सभी कंट्रीज़ से साथ मिलके, क्योंकि आइसोलेशन में रह के आप चाइना को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, तो आप सबको साथ में मिलके इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो इसमें यही बताया गया है, तो इसको हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट है ये कुछ कैलिफोर्निया का एग्जाम्पल है। इसमें क्या था कि कुछ वहाँ के जो कंपनीज़ हैं वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हुआ था कास्ट के बेसिस पे, तो उसके ऊपर ये इन्होंने चीज़ बताई है। तो वैसे उनमें ये बताया गया है कि यूएसए में जो लॉ है उसमें जो है कि कास्ट बेस पे डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो उसमें कुछ ऐसे कुछ पेनल्टी का प्रोविज़न नहीं होता है। बट ये फर्स्ट टाइम है कि इन्होंने इसके ऊपर इसके बारे में सोचा है और इसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। तो देखते हैं इसका क्या रिजल्ट निकलता है ना। तो नेक्स्ट ये है कि इमिग्रेशन का इश्यूज़ है। जैसे यूएसए ने अभी वीज़ाज़ पे बैन लगाया या हॉल्ट लगाया, मतलब उनको रोका है कुछ टाइम के लिए जब तक कोविड क्राइसिस चल रहा है। तो उसके ऊपर ये है, इसको हम इस आर्टिकल को हम डिस्कस करेंगे, है ना। नेक्स्ट ये भी चाइना के ऊपर है, तो इसमें भी सेम ही बात बताई गई है कि चाइना कैसे बढ़ रहा है, उसने क्या क्या उसके इंडिया के साथ इश्यूज़ हैं उनके बारे में डिस्कस किया गया इसमें भी। तो इसको भी हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, है ना। नेक्स्ट है कि कोविड के बाद हमारे क्या क्या हमारे पास इश्यूज़ हैं, उनको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे, है ना। नेक्स्ट है, इसमें बताया गया है कि कोर्ट्स कैसे अपने आप को चेंज कर रहे हैं कोविड क्राइसिस के टाइम। तो इस आर्टिकल को भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो ये आर्टिकल भी चाइना के बारे में है, तो इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि मोस्टली चाइना के बारे में सेम ही बताया गया है कि उसको हम कैसे कंटेन करें। इसमें वैसे थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ, इसमें थोड़ा इकोनॉमिक्स के बारे में बताया गया है कि कैसे चाइना ने जब 1980s और 1990s में उसने कैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को अपने अंदर कंट्रोल कर लिया था। और अब जैसे आईआईटी वगैरह, सॉरी, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, जैसे मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक्स का चल रहा है, वर्चुअल वर्ल्ड, तो उसमें चाइना कैसे अपने आप को इंक्रीज़ कर रहा है। तो इसमें बताया गया है कि कंट्रीज़ कैसे खुद को वो कर सकती हैं ताकि वो चाइना की जो वो है चाइना के ऊपर डिपेंड ना रहें। अब इसमें बताया कि इंडिया अपने यहाँ पे रिसर्च और डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करे तो वो इस तरह से चाइना को कंट्रोल कर सकती है। तो बस यही है। तो अभी हम डिस्कस करते हैं। एक और आर्टिकल है जो एक्सप्लेन पेज का है, उसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला आर्टिकल। तो ये पहला आर्टिकल हमारा ये है कि कोविड क्राइसिस के बाद हमारे पास क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और उनको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें बताया गया कि हमारे पास दो प्रॉब्लम्स हैं इंडिया के पास जो उसको फेस करनी है आफ्टर कोरोना वायरस का जो क्राइसिस है उसके बाद। तो पहली क्या है कि हमें अपना हेल्थ सेक्टर को इम्प्रूव करना है ना। तो हमें पता है कि हमें कोरोना के वजह से कितने सारे इश्यूज़ फेस करने पड़ रहे हैं हेल्थ सेक्टर्स में, है ना। तो उसको हमें सॉल्व करना है। दूसरा बताया गया है मिनिमम इनकम सपोर्ट टू वीक एंड वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। अब जो हमारे गरीब लोग हैं, हमें देखना पड़ा है इस कोरोना क्राइसिस में कैसे माइग्रेंट्स का इशू हुआ था, है ना, कैसे उनको कितनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी। उनके पास रहने को जगह नहीं थी, खाने को कुछ नहीं था, है ना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं थी, उसके बारे में बताया गया है। तो ये पूरा आर्टिकल वैसे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में नहीं है, इसमें बेसिकली सेकंड जो पॉइंट है, सेकंड प्रॉब्लम को ही डिस्कस किया गया है। तो इन्होंने बताया कि कोरोना क्राइसिस के टाइम हमें कैसे कैसे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा है। तो उसने अब ये बताया कि बट हमें जो मिनिमम इनकम सपोर्ट है उसमें कुछ इश्यूज़ आते हैं। अब इश्यूज़ क्या हैं, जैसे कि आइडेंटिफिकेशन। अब हम जो बेनिफिशरीज़ है उनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो वो इशू आता है। तो इसमें उसके बारे में बताया गया कि उस इश्यूज़ को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसने बोला कि क्या कर सकते हैं। उसने बोला है कि हमारे पास 3 सॉल्यूशन हैं। उसने 3 सॉल्यूशन में बताया गया है। पहला सॉल्यूशन क्या है कि जो जितनी भी वुमेंस हैं जो 20 साल से ऊपर की एज की हैं, तो इसमें कुछ डाटा दिया है कि 42 करोड़ वुमेन हैं जो 20 साल के ऊपर की एज ग्रुप की हैं। उन सबको हम कैश ट्रांसफ़र दे सकते हैं, मतलब कि उन सबको एक, उन्होंने बताया कि 4,000 रुपये हम पर मंथ उन सबको दें, है ना, उन वुमेंस को, ताकि वो अपना रोज़गार निकाल सकें या दिन वो निकाल सकें, है ना, उसके लिए उनको ये पैसा दिया जाए, है ना। और दूसरा बताया गया है कि अब हमें पता है नरेगा, है ना, जिसमें महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है ये। इसमें बताया गया है कि हमें 100 दिन का रोज़गार मिलता है, तो उसमें से भी वैसे भी 50 दिन ही लोगों को काम मिलता है। तो इसने बोला है कि उन डेज़ को हम बढ़ा देते हैं 150। तो अगर हम 150 करेंगे तो एटलीस्ट 100 दिन तो लोग काम करेंगे ही, तो उसमें भी उनको बेनिफिट होगा, है ना, इनकम उनकी इंक्रीज़ होगी। थर्ड बताया गया है कि एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है जो अर्बन एरिया में भी चलाई जाए। अब जो एमनरेगा है ना वो रूरल एरिया के लिए है, तो उन्होंने बोला है कि ये जो ऐसी ही एक स्कीम हम अर्बन एरिया के लिए भी चलाते हैं, ठीक है। तो ये सब इन्होंने 3 वो बताए हैं। तो हम आगे देखते हैं। तो अब हम देखते हैं इन सब के
बेनिफिट्स क्या हैं जो इन्होंने ऊपर सोल्यूशन बताया कि हम ये 3 प्रोग्राम शुरू करते हैं तो इनसे हमें क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। तो पहले तो है कि ईजी आइडेंटिफिकेशन हो जाती है इसमें, जैसे उन्होंने बताया कि 20 साल के ऊपर की सारी वुमेंस को हम पैसा देते हैं, है ना। तो उसमें क्या है कि अब हमारे पास आधार कार्ड तो है, आधार कार्ड के ऊपर सारा डाटा हमारा है, तो हम देख सकते हैं 20 साल से ऊपर की कौन कौन सी औरतें हैं, तो उन सबको हम ईजिली आइडेंटिफाई करके उनको पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब जनधन स्कीम भी हमने चलाई थी जिसकी वजह से डिजिटलाइजेशन तो वैसे ही हो चुका है, तो वो भी ईजी हो जाएगा कि ट्रांसफ़र, हमने जो पैसे ट्रांसफ़र करने वो ईजी हो जाएगा, है। सेकंड है, इससे क्या बेनिफिट होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी। अब हम डेज़ को इंक्रीज़ कर रहे हैं और इससे क्या है कि जो लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होगी, है ना, मनरेगा के अंदर। अब अर्बन एरिया में भी जो लोग पुअर हैं उनके लिए भी बेनिफिट होगा। पर इसमें इन्होंने बताया बेनिफिट क्या है कि हमारे पास इसका खर्चा सिर्फ 2.4% ऑफ जीडीपी आएगा, ठीक है। जीडीपी हमें पता ही है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है हमारा, है ना। तो उसमें बताया कि जो हमारा वुमेन वाला सेगमेंट है, जिसे हमने बोला कि 20 साल के ऊपर की जितनी भी औरतें हैं उनको हम 4,000 रुपये के आसपास कुछ पैसे देंगे, है ना, हर महीने। तो उसका खर्चा सिर्फ 0.84% ऑफ जीडीपी है, और जो बाकी दोनों स्कीम्स हैं उनका मिला के 1.58% ऑफ जीडीपी है। तो उन्होंने बोला है कि इससे सिर्फ 2.4% ऑफ जीडीपी का ही खर्चा आएगा, बट बेनिफिट हमें बहुत ज़्यादा होगा, है ना। उसके बाद इन्होंने बोला कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगी और पॉवर्टी में भी रिडक्शन होगी, है ना, और स्किल डेवलपमेंट भी होगी, क्योंकि हम इनको जब रोज़गार देंगे तो उनको स्किल भी प्रोवाइड की जाएगी, है ना। तो ये हमारे पास बेनिफिट हो जाएंगे। उसके बाद इन्होंने बताया कि अभी चलो ठीक है, आपने बोल दिया कि सिर्फ 2.4% ऑफ जीडीपी का ही खर्चा आएगा, बट वो पैसा आएगा कैसे, है ना, हमारे पास इतना सारा पैसा कैसे आएगा। तो उन्होंने बोला है कि सबसे पहले तो गवर्नमेंट है जो अपना एक्सपेंडिचर रिड्यूस कर सकती है। अब जैसे जो फालतू की सब्सिडीज़ देते हैं, छोटे हर किसी की चीज़ के लिए सब्सिडी दे रहे हैं, उन कुछ जो सब्सिडीज़ हैं जो किसी काम की नहीं है, जो या ओवरलैप कर रही हैं। ओवरलैप मतलब अब हम ये जो स्कीम्स में बेनिफिट दे रहे हैं, तो इस तरह की कुछ सब्सिडीज़ जो हैं उनको बंद कर सकते हैं, है ना। उसमें बोला है कि जैसे रिच और वेल ऑफ होती हैं जो बहुत ही डेवलप्ड है, मतलब उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, ऐसी औरतें खुद वॉलंटरी मतलब अपनी इच्छा से ही इनको गिव अप कर दें कि वो सब्सिडी ना ही लें, मतलब उनको जो पैसा मिल रहा है वो पैसे ना लें, है ना। तो ये कर सकते हैं। नेक्स्ट उन्होंने बोला है कि टाइम पीरियड जो अंडर स्कीम है वो वेरी करता है। अब मैंने आपको जैसे बताया था कि 100 दिन का रोज़गार मिलता है, बट हर कोई 100 दिन का नहीं ना लेता, कभी 50 हो जाता है, कभी 60 हो जाता है। तो इसी तरह उन्होंने बोला है कि टाइम पीरियड बीच में वेरी करेगा। तो हमारा जो एस्टिमेशन है वो हमने 150 दिन के ऊपर लगाया है, बट वो दिन कम भी हो सकते हैं, तो जीडीपी का खर्चा कम भी हो सकता है। तो उन्होंने बोला है, एक और उन्होंने एक सुझाव दिया, उन्होंने बोला है कि जितने भी हमारे टैक्सेशन सिस्टम है ना, उसके अंदर कितनी सारे एग्जाम्पशंस होती हैं, होती है छूट। तो इतनी सारी छूटें जो दी हैं ना, वो छूटें कम कर दो, है ना। उससे जो पैसा आएगा ना उसको भी हम इस चीज़ में लगा सकते हैं, उससे भी बेनिफिट होगा, है ना। तो ये सब इन्होंने बताया कि सोल्यूशन की इस तरह हम कर सकते हैं, तो जिससे क्या बेनिफिट होगा। अब यही है कि गवर्नमेंट उस चीज़ को कैसे रेगुलेट करती है, कैसे इंप्लीमेंट करती है, वही होता है, और गवर्नमेंट इनको किस तरह संज्ञान में लेती है अपने और इनके ऊपर वर्क करती है। लेट्स सी, देखते हैं आगे क्या होता है ना। अब हमारा चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, है ना। तो ये हमारा नेक्स्ट इशू है अमेरिका का वीज़ा इशू। अब आपको पता ही है कि जब से प्रेसिडेंट जी आए हैं डोनाल्ड ट्रम्प, तब से अमेरिका में काफ़ी कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं। तो हमें देखते हैं कि क्या इशू है ये। इसमें अभी आपने देखा होगा न्यूज़ में आ रहा है कि अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है ना, ट्रम्प जी, उन्होंने जो हमारे वीज़ाज़ हैं, जो हमारे यहाँ मतलब देश से काफ़ी लोग जाते हैं अमेरिका में काम के लिए, पढ़ने के लिए, तो उन सब वीज़ाज़ के ऊपर उन्होंने रोक लगा दी है। तो ये होल्ड का मतलब है रोक, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बताया रीजंस क्या दिए हैं अमेरिका के प्रेसिडेंट जी ने। उन्होंने बोला है कि अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी जो उनका इलेक्शन कैंपेन था, जब वो बने थे, प्रेसिडेंट बने थे, तो इसमें सॉरी पी बड़ा कर लेना और टी भी बड़ा। तो उसमें जब वो प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन में खड़े थे, तब उन्होंने बोला था, अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी उन्होंने यूज़ की थी कि मैं सारा काम अमेरिका के लोगों के लिए करूँगा, उनके लिए करूँगा, ठीक है। और दूसरा कि कोविड क्राइसिस, अब कोविड क्राइसिस है जिसकी वजह से इन्फेक्शन फैल सकता है, उसकी वजह से भी रोक लगाई है कि, है ना, अगर यहाँ से कोई जाएगा तो उसको ऑलरेडी कोरोना का, है ना, पेशेंट है, वहाँ जाके और कोरोना फैलाएगा। तो ये भी दूसरा इशूज़ दिया है उन्होंने, ठीक है। अब हम देखें इसके जो इन्होंने ये जो स्टेप लिया है ट्रम्प जी ने, तो इनके इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं। इम्प्लीकेशन मतलब इनके इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं, है ना। तो पहला क्या है, जो इंडिया डायस्पोरा है, हमारा डायस्पोरा क्या होता है, जो हमारे यहाँ के लोग वहाँ पे जाके काम करते हैं, है ना। तो उनके ऊपर उनकी जो लाइफ है बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकती है ना। अब इसमें बताया गया, कुछ डाटा दिया है कि अराउंड 70% ऑफ जो वीज़ा मिलते हैं ना अमेरिका वाले, ये इंडिया के डायस्पोरा ही लेते हैं, ठीक है। तो अब सेकंड देखते हैं। सेकंड उन्होंने बोला है कि अब इन्होंने कुछ वो दिए इम्प्लीकेशंस में कुछ बताएं कि जो यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, वहाँ की एक बॉडी है ना, उसके जो हेड हैं, उन्होंने क्या बोला है कि पुटिंग नॉट वेलकम साइन फॉर इंजीनियर्स, एग्जीक्यूटिव्स, एक्सपर्ट्स, है ना, आईटी एक्सपर्ट्स है ना, और डॉक्टर्स, नर्सेज, इनके ऊपर अगर हम रोक लगाएंगे ना,
ये हमारी कंट्री को हेल्प नहीं करेंगे, बट हमारी कंट्री को पीछे पीछे की तरफ ले जाएंगे, मतलब हमारी जो डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट को कम कर देंगे। तो हमें ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद जो गूगल के CEO हैं, है ना, सुंदर पिचई, और एलन मस्क हैं जो आपको पता है स्पेस एक्स के वो जो फाउंडर हैं, है ना, तो उन्होंने भी इस मूव को क्रिटिसाइज़ किया है। उन्होंने बोला है कि इससे अमेरिका का डेवलपमेंट नहीं होगा, बट वो बैकवर्ड्स की तरफ जाएगा, मतलब वो अपनी जो डेवलपमेंट है उसको रोक रहा है, ठीक है, हैम्पर कर रहा है। अब ये नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि कुछ इसमें डाटा दिया गया है जो हम थोड़ा आपके प्रीलिम्स के बेसिस पे भी इंपॉर्टेंट है और वैसे भी जनरल नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे उन्होंने लिखा है कि बिफोर 1960s इंडियाज़ एंड सम एशियन कंट्रीज दे वर नॉट अलाउड टू गिवन वीज़ाज इन अमेरिका। अमेरिका में उनको वीज़ा ही नहीं दिया जाता था, ठीक है। इट इज़ आफ्टर द पासेज ऑफ नेशनैलिटी एंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1960 दे वर अलाउड। उनके बाद 1965 में जो ये जो एक्ट था वो पास हुआ था, है ना, अमेरिकन नेशनैलिटी इमिग्रेशन एक्ट इन 1965। इस एक्ट के बाद ही जो हमारे इंडिया के और जो एशियन के कुछ कंट्रीज़ हैं उनको अमेरिका में जाने का मौका मिला। तो ये मोस्टली उन्होंने बताया कि कब होना स्टार्ट हुआ, जब ये वहाँ पे हमारा वो जो सिविल और पॉलिटिकल राइट्स वाला वो आया था ना, ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन वाला, उसके बाद ये हुआ था, क्योंकि उसमें वो डिस्क्रिमिनेशन चीज़ों को मना किया था ना। तो इसमें यह लिखा है, देयर वॉज नेशनल ओरिजिन कोटा इन इमिग्रेशन लॉज दैट फेवर्ड नॉर्थ वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़। अब जो अमेरिका की जो पहले जो 1965 इस एक्ट से पहले जो पॉलिसी थी ना, उसमें क्या था, वो कोटा लगाते थे कि सिर्फ नॉर्थ वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ को ही कोटा मिलेगा, ठीक है, और जो बाकी जो एशियन कंट्रीज़ हैं उनको रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस पर वीज़ा ही नहीं दिया जाता था कि वो वहाँ पे आए, है ना। तो इसकी वजह से क्या था, 1965 से पहले 70% जो टोटल वीज़ा था ना वो यूके, आयरलैंड और जर्मनी को ही जाता था। वहीं के जो लोग थे वो अमेरिका में जाके काम करते थे और कोई जाता ही नहीं था। सो ये इन्होंने थोड़ा बताया डाटा, ये देख लेना, है ना। अब इसमें हम थोड़ा सा ना फैक्चुअल चीज़ें देख लेते हैं। डिफरेंट तरह के वीज़ाज़ हैं जो अमेरिका देता है, ठीक है। तो एक है H1B वीज़ा, ये तो हम सबको पता ही है। ये क्या होता है, नॉन इमिग्रेंट का मतलब कि वहाँ जाके आप निवासी नहीं बन जाते, आप बस वहाँ जाके काम कर रहे हो, काम करने के बाद आप वापस आ जाओगे जब आपका टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा। ये 3 साल का होता है, उसके बाद इसको एक्सटेंड किया जा सकता है एक बार फिर से, आई थिंक 6 साल तक, है ना। तो ये वो वाला वीज़ा है। उसके बाद H4 वीज़ा, ये जो है जो ये H1B वीज़ा है ना, उनकी जो वाइफ्स होती हैं या उनके रिलेटिव्स हैं उनके लिए होता है, ठीक है। वो जो वहाँ जाके अपने पति या उनके साथ रहना चाहते हैं फैमिली के साथ, तो उनको ये वीज़ा प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद L1 L2 वीज़ा, ये क्या होता है कि जो कंपनीज़ होती है ना, अमेरिका की कंपनीज़, उन्हीं के अंदर जो ऑफिशियल रैंक्स होते हैं जैसे एग्जीक्यूटिव्स, उनके ट्रांसफ़र से रिलेटेड होता है। उसी कंपनी का एग्जीक्यूटिव हायर पोस्ट पे जा रहा है तो उसके लिए कुछ वीज़ाज़ होते हैं जो ये वीज़ा प्रोवाइड किया जाता है ना। एक है J1 वीज़ा। J1 वीज़ा है फॉर स्कॉलर्स, प्रोफेसर्स होते हैं ना, उनको प्रोवाइड किया जाता है। ये वैसे भी कल्चरल प्रमोशन और एजुकेशन प्रमोशन इन सब चीज़ों के लिए होता है। तो यही है। तो इसमें बताया गया है कि जो ये वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस हैं ये अमेरिका को पीछे की तरफ ही लेके जाएंगी। तो यूएसए प्रेसिडेंट को इसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा। ऑल्दो यूएसए प्रेसिडेंट अभी इलेक्शंस चल रहे हैं तो उस बेसिस पे ये डिसीजन ले रहे हैं, बट देखते हैं ये क्या रिजल्ट होता है इसका, क्योंकि काफ़ी क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ रहा है उनको और इसकी वजह से वो इलेक्शंस में अब हारते हैं जीतते हैं वो तो हमें देखना पड़ेगा और इसका क्या इम्पैक्ट होता है देखते हैं। ये दिसंबर के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि इन्होंने दिसंबर तक इसके ऊपर होल्ड लगाया है ना। तो अब हम देखते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड है हमारा इन द सन एंड इन द लाइट। इसमें बताया गया है कि कैसे कोरोना के टाइम पे सुप्रीम कोर्ट खुद को इवॉल्व कर रहा है और अपने आप को टेक्नोलॉजी की तरफ लेके जा रहा है। तो इन्होंने बताया गया कि कैसे कोर्स हैं जैसे इलेक्ट्रॉनिक कोर्स हैं वो हमारे इंडिया के सिस्टम को बेनिफिट करेंगे या उसका क्या क्या इम्पैक्ट होगा और सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या डिसीजंस लिए हैं, है ना। तो इसमें सबसे पहला ये है कि इसमें बोला है कि आर्टिकल 21 है जो हमारे को प्रोटेक्ट करता है राइट टू जस्टिस फॉर इंडियन सिटीजन्स, है ना। उसने बोला है कि इंडियन सिटीजन को जो राइट टू जस्टिस है वो आर्टिकल 21 के अंदर प्रोवाइड किया गया है ना। दूसरा ये भी बताया गया कि एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी जो स्वप्निल त्रिपाठी वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जजमेंट है। उसमें उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट रिकमेंड करता है कि सारी प्रोसीडिंग्स को हम लाइव ब्रॉडकास्ट करेंगे, कि हम लाइव दिखाएंगे अपनी जो भी प्रोसीडिंग्स हैं, ठीक है। दिस पिटीशन वाज ब्रॉड बाय द लॉ स्टूडेंट। अब क्या था उस टाइम की एक लॉ स्टूडेंट था, उसने मतलब उसके पास फैसिलिटीज़ नहीं थी कि वो कोर्ट रूम को एक्सेस कर सके, कि वहाँ पे बहुत सारे पास लगते हैं ना, परमिशंस लेनी पड़ती है, उसकी वजह से वो ऑनलाइन प्रोसीडिंग्स को देख नहीं पाता था, वहाँ पे कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को देख नहीं पाता था। तो उसने ये पिटीशन फाइल की थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने तब बोला था कि जो हमारी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हैं उसको हम लाइव ब्रॉडकास्ट करेंगे, है ना। तो इसमें कुछ एग्जांपल्स बताई गई हैं कि कैसे इंटरनेशनल जो बाकी कंट्रीज़ हैं वो किस तरह से उनके कोर्ट्स वर्क कर रहे हैं। तो इसमें पहले बताया गया है ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया में बताया गया कि प्रोसीडिंग्स रिकॉर्डेड एंड पोस्टेड ऑनलाइन।
अब जो उनकी कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स होती है ना, उनको रिकॉर्ड किया जाता है और उनको ऑनलाइन पोस्ट किया जाता है। अब वो चाहे ओरल हो, वीडियो हो, उनको रिकॉर्ड किया जाता है और ऑनलाइन पोस्ट कर दिया जाता है उनकी जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट है उसके ऊपर, ठीक है। उसके बाद सेकंड इन्होंने एग्जांपल दी है ब्राज़ील, कनाडा और इंग्लैंड की। इन्होंने बताया गया कि वहाँ पे तो जो सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स है ना, वो ऑनलाइन ही होती हैं, ठीक है, वो लाइव होती हैं, तो मतलब पब्लिक देख सकती है। लाइव का मतलब कि पब्लिक देख सकती है, वो लाइव हो रही हैं। नेक्स्ट है यूएसए। अब यूएसए में उन्होंने बोला कि परमिट ही नहीं है वीडियो रिकॉर्डिंग करना, बट हाँ जो ओरल रिकॉर्डिंग्स है ना, उनको रिकॉर्ड करके वो ऑनलाइन अपनी वेबसाइट पे डाल देते हैं, जहाँ से लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं। चाइना का तो और भी अच्छा है, चाइना में तो लाइव स्ट्रीम होती है, वहाँ पे जो लोकल लेवल के जो कोर्ट्स हैं ना, वहाँ से लेके सुप्रीम कोर्ट तक की सारी जजमेंट्स लाइव होती हैं। अब चाइना जैसी कम्युनिस्ट कंट्री है, बट स्टिल दे आर डूइंग लाइव स्ट्रीमिंग, है ना। अब नेक्स्ट क्या है, इंडिया। अब इंडिया के इन्होंने क्या बोला है कि इंडिया की प्रॉब्लम ये है कि वो ना तो ऑडियो ना तो वीडियो, अब जो उनकी ट्रांसक्रिप्ट भी होती है ना, जो कोर्ट में प्रोसीडिंग्स होती हैं, उनको भी मेंटेन नहीं कर पा रहा है ना। तो इंडिया की ये कुछ प्रॉब्लम्स बताई हैं इन्होंने, ठीक है। तो ये कुछ हाँ रिसेंट स्टेप्स टेकन बाय सुप्रीम कोर्ट। तो अब हम ये देख लेते हैं सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कुछ स्टेप लिए हैं अपने आप को ई कोर्ट की तरफ लेके जाने के लिए। तो इन्होंने क्या लिया था, वर्निकुलर ट्रांसलेशन ऑफ जजमेंट्स। अब जितनी भी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट होती है ना, उनको इन्होंने वर्निकुलर मीडियम, वर्निकुलर कहते हैं लोकल लैंग्वेज, ठीक है ना, लोगों को जो समझ आ जाए उसमें उन्होंने इसको ट्रांसलेट करना शुरू कर दिया है ना। और दूसरा क्या है कि नॉन एक्रीडेटेड जो जर्नलिस्ट हैं, एक्रीडेटेड मतलब जिनको मान्यता मिलती है ना, कुछ जर्नलिस्ट होते हैं जिनके पास वही नहीं होती, एक्रीडिशन नहीं होती, उनको भी परमिट किया है कि वो सुप्रीम कोर्ट की जो लाइव वो है ना प्रोसीडिंग्स, उनको ट्वीट कर सकते हैं, उनके बारे में लिख सकते हैं ऑनलाइन, है ना। और उसके बाद इन्होंने कुछ जर्नलिस्ट को अलाउ किया है अभी लॉकडाउन के टाइम पे, कि कुछ जर्नलिस्ट हैं उनको अलाउ किया है कि वो वर्चुअल कोर्ट मीन्स ऑनलाइन कोर्ट उनकी प्रोसीडिंग्स को रियल टाइम पे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सब सुप्रीम कोर्ट ने कुछ स्टेप्स लिए। उसके अलावा भी काफ़ी स्टेप्स लिए, जैसे ई कोर्ट है ना, ई समन मतलब ऑनलाइन जो समन भेजे जाते लोगों को। पहले क्या था कि वहाँ पे जो बंदे जाते थे ना, वो जाके लेटर पोस्ट करते थे, ऐसे कुछ जाते थे। अब ऑनलाइन थ्रू जीमेल उनको भेज देते हैं ना कि लेटर की आपको समन है, आप कोर्ट में आगे अपनी प्रोसीडिंग्स वो करिए, ठीक है। अब ये जो ई कोर्ट है, अब इनके हम बेनिफिट्स देख लेते हैं कि बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं। अब इनका बेनिफिट ये है कि जस्टिस को इंश्योर किया जा सकता है। अब ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंस होंगी तो कुछ लोग बड़ी दूर रहते हैं ना, तो वो उनके लिए वो भी इजीली एसेस कर पाएंगे सुप्रीम कोर्ट की, है ना, उसको फैसिलिटीज़ को। दूसरा अकाउंटेबिलिटी इंक्रीज़ होती है, ट्रांसपेरेंसी आती है कि हमें सब कुछ सामने दिखाई दे रहा है, हमें सब पता चल रहा है, कि हमें कोई उल्लू नहीं बना सकता कि ये सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला है। जब आप खुद देख रहे हो तो आपको कोई कुछ बोल ही मतलब ऐसे कुछ आपको गुमराह नहीं कर सकता। नेक्स्ट है कि रिकॉर्ड मेंटेनेंस होती है। अब ऑनलाइन अगर हम उसको चीज़ों को करेंगे तो रिकॉर्ड भी मेंटेन होगा, है ना, वो रिकॉर्ड हम मेंटेन कर सकते हैं अच्छी तरह से। बट अब इसके बाद कुछ चैलेंजेस भी आ सकते हैं। अब हर चीज़ ईजी नहीं है ना, तो उसको कुछ चैलेंजेस भी हैं। अब चैलेंजेस क्या है, साइबर थ्रेट। अब साइबर थ्रेट हमें पता है कि आजकल जब से ऑनलाइन चीज़ें बढ़ रही हैं, तब से हर चीज़ में थ्रेट आना शुरू हो गया है। अब ऑनलाइन जितने भी हैकर्स होते हैं, वो तो उनके लिए तो हर चीज़ है ना वही। तो ऐसे कुछ कंट्रीज़ है वो हैक कर सकती हैं हमारी इन्फॉर्मेशंस को जो कोर्ट के पास हैं। इसे प्राइवेसी इन्वेड हो सकती है ना, किसी की भी प्राइवेसी इन्वेड हो सकती है, जो डाटा हमें देना नहीं है बट वो डाटा अवेलेबल है ना। और पुअर फाइनेंस भी हमारे पास इतना फाइनेंस नहीं है कि हम इन सब चीज़ों पर लगा सकें, है ना। और टेक्नोलॉजी पर भी हम इतना खर्चा नहीं कर रहे हैं, ये भी हमारे पास चैलेंजेस हैं। तो अब इसको हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं। ओवरकम ये है कि अब प्राइवेसी के लिए तो हम जो अभी डाटा प्रोटेक्शन बिल आ रहा है उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं, है ना, गवर्नमेंट उसके ऊपर वर्क करे। दूसरा है कि बाकी टेक्नोलॉजी और R&D पे हम खर्चा कर सकते हैं, है ना, तो वो सब हम कर सकते हैं। तो यही है इसमें ई कोर्ट में कि हम इसको कैसे कर सकते हैं और इसमें क्या क्या चैलेंजेस है और क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल है, ये लास्ट है, ये एक्सप्लेनेशन पेज का कुछ एक आर्टिकल है जिसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें बताया कि चाइना फैक्टर, वाई हेप्रिन इज़ कॉस्टलियर इन इंडिया। अब आपको पहले पता होना चाहिए कि हेप्रिन क्या है। हेप्रिन एक ड्रग है, ड्रग मीन्स एक दवाई है जो यूज़ की जाती है कि हमारे ब्लड में जब क्लोटिंग हो जाती है ना, अब ब्लड में क्लोटिंग हो जाएगी तो उससे क्या होता है, ब्लड का फ्लो अच्छी तरह नहीं होता, उससे बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, स्ट्रोक हो जाता है ना, और पैरालिसिस हो जाता है और हार्ट अटैक हो सकता है, ये सब प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अगर हमारी हार्ट की आर्टरी में अटक जाए, मतलब ब्लड क्लोट हो जाए, तो ब्लड का फ्लो नहीं होगा तो हार्ट अटैक आ सकता है। तो तो ये जो हेपरिन है वो एंटी कोगुलेंट है। एंटी कोगुलेंट मीन्स वो जो उसको जो ब्लड जम गया है ना, कोगुलेंट बन गया ना, उसको तोड़ेगी। एंटी मीन्स उसको तोड़ेगी, उसको तोड़ के उसको लिक्विड फॉर्म में ले जाएगी। तो हेपरिन का काम ये होता है कि उस जो ब्लॉकेज है उस ब्लॉकेज को खत्म करना, ठीक है। अब उसने बोला कि ये कॉस्टलियर क्यों हो गया, इसमें उन्होंने बताया कि कॉस्टलियर इसलिए हो गया, एक तो कोरोना की वजह से जो चाइना का बिजनेस है होल्ड हो गया था, है ना, तो वो प्रोडक्शन अच्छी नहीं हो रही थी और मार्केट भी चल नहीं रहा था। तो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए उन्होंने अपने जो प्राइसेस है इंक्रीज़ कर दिए हैं, ठीक है। अब जो प्राइसेस इंक्रीज़ कर दिए हैं तो वो वहाँ की जो API है जो इंडिया में आती है, API क्या होती है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। अब इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है कि किसी भी ड्रग को बनाने के लिए ये सब चीज़ें उसके अंदर जाती हैं, तो ये जो होता है एक्टिव।
अब ड्रग की जो वर्किंग है ना वो इसी चीज़ के ऊपर वर्क करती है। ये अगर नहीं होगा ड्रग के अंदर, वो ड्रग एक तरह से टॉफ़ी ही है, ठीक है। तो उसको मतलब ड्रग अगर वर्क करेगी तो उसके अंदर ये इंग्रेडिएंट होना ज़रूरी है। ये केमिकल्स ही होते हैं। तो हमारा अराउंड 60 to 70% हमारे एपीआई जो हम चाइना से ही लेते हैं, तो ये हम चाइना के ऊपर डिपेंड करते हैं, इसलिए इसका प्राइस बढ़ गया है ना। और दूसरा क्या है कि अब ये जैसे इसका प्राइस बढ़ गया है तो इसकी अवेलेबिलिटी मार्केट में कम है ना। तो अवेलेबिलिटी मार्केट में कम है, उससे भी प्राइस बढ़ता है। और दूसरा क्या है कि लोग इसको गलत यूज़ ना करें। अब इसको कोरोना के केसेस में हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कई पेशेंट्स में ब्लड कोगुलेशन की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो इसकी हमें अवेलेबिलिटी ज़रूरी है। तो इसलिए इसको कॉस्टली कर दिया है ताकि लोग इसको ऐसे ही यूज़ ना करें, है ना। सिर्फ इंपॉर्टेंट कामों के लिए ही यूज़ किया जाए, जब जहाँ पे ज़रूरत है, तो उसके लिए भी प्राइस इंक्रीज़ किया गया है ना। तो इसमें कुछ फैक्चुअल डिटेल्स है जो हम पढ़ लेते हैं। उसमें क्या है कि एनपीपीए के बारे में बताया गया है। अब नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग एजेंसी है ये, ठीक है। अब ये इस एजेंसी का काम क्या और ये कैसे वर्क करते हैं उसके बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो इसको 1997 में गवर्नमेंट के रेजोल्यूशन के थ्रू बनाया गया था। अब रेजोल्यूशन क्या होता है, ये आपको पॉलिटी वाली मैम जब आपको पार्लियामेंट कराएंगी तो वो आपको उसमें बता देंगी, है ना। तो उसमें क्या होता है, डिफरेंट तरह के रेजोल्यूशन होते हैं। तो रेजोल्यूशन एक तरह का मोशन होता है जैसे, है ना, उसको मैम आपको बता देंगी, तो आप उसमें एक बार देख लेना, है ना। तो सेकंड क्या है कि इसमें और बताया गया कि एनपीए के बारे में कि ये जो अटैच्ड ऑफिस है डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल का, ठीक है, वो किसके अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। आपको ये याद रखना है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के अंदर आती है। ये आपको इंपॉर्टेंट है इसके लिए, प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। ये एक रेगुलेटरी बॉडी है जो कंट्रोल करती है प्राइस ऑफ ड्रग्स इन इंडिया। इंडिया में ड्रग्स के जो प्राइस हैं वो कंट्रोल करने की जिम्मेदारी एनपीए की है, ठीक है। और ये अपने आप को किसके वर्क करती है, इसका वर्क होती है ड्रग्स और प्राइस कंट्रोल ऑर्डर। ये जो ऑर्डर है ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने निकाला है। उस ऑर्डर के अंदर ये अपने आप को वर्क करती है। उसमें क्या है, इस ऑर्डर के अंदर एक लिस्ट है, नेशनल एसेंशियल मेडिकल लिस्ट। उसमें बहुत सारी मेडिसिन के नाम लिखे गए हैं, ठीक है, जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। उसके बारे में इस ऑर्डर के अंदर बताया गया है। अब एनपीए के पास पावर क्या है कि उसके पास पावर है, इसके अंदर जो मेडिसिन के नाम है ना, उनको, उनके जो प्राइस है ना वो कंट्रोल कर सकती है, उनको बढ़ा भी सकती है, कम भी कर सकती है। अब इसी ऑर्डर के अंदर उन्होंने हेपरिन के प्राइस को इंक्रीज़ किया है एनबीएए ने, ठीक है, ताकि उसकी मार्केट में अवेलेबिलिटी रहे और उसको अच्छी तरह से यूज़ किया जा सके, है ना। तो ये सब बताया गया इसमें। और उसमें बताया कि वैसे तो हेपरिन इसके अंदर नहीं है, बट उसके अंदर एक प्रोविज़न है कि एमरजेंसी के टाइम वो किसी भी ड्रग्स को, चाहे वो इसके अंदर इंक्लूड हो, नेशनल एसेंशियल मेडिकल लिस्ट के अंदर इंक्लूड हो या ना हो, वो फिर भी उसके प्राइस को कंट्रोल कर सकती है। तो वो एक सेक्शन बताया गया है इसी एक्ट के अंदर, उसके अंदर वो उसको कंट्रोल कर लेती है, ठीक है। तो वो हम देख लेंगे। अब आज के लिए हमारा इतना ही है। अगर आपको कोई इशू हो तो आप मुझे बता सकते हो, पूछ सकते हो नीचे कमेंट सेक्शन में या किसी भी तरह, है ना। तो आप देख लेना। बाकी मेरी तरफ से आज इतना ही है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, और आपका दिन अच्छा जाए। धन्यवाद।